Friends, today we are going to discuss about the pre-recruitment examination course that is for getting the insurance agency. And this course is called IC38. And this particular course is designed by III Insurance Institute of India with the direction of IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. So हम लोग अभी इस जो IC38 कोर्स का हमने पहले फर्स्ट चैप्टर हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, मतलब एक प्रकार के बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो ये चैप्टर में हम समझे कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस का उत्पत्ति कैसे हुआ, इंश्योरेंस कितना प्रकार की है, एंड इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस को मैनेज करने का टेक्निक क्या है, इंश्योरेंस कैसे किस प्रकार के रिस्क को मैनेज करता है, एंड हमारा सोसाइटी में इंश्योरेंस का रोल क्या, ये सारे चीज हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है भाई, जो चैप्टर है ये लाइफ इंश्योरेंस का है, तो लाइफ इंश्योरेंस का बारे में ही ज्यादातर हम ये चैप्टर में ही डिस्कशंस होगा। आप जानते हैं, आप सुने होंगे लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस दो प्रकार की होता है। वो डिस्कशन के दौरान दोनों चीज का आपका क्लैरिफिकेशन है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली इसको हम कहते हैं, जो ह्यूमन लाइफ को जो डील करता है उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। ह्यूमन लाइफ अलावा जो जितना सारे चीजें हैं, जैसे वस्तु है, गाड़ी, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, फार्म, एसेट में जाता है, संपत्ति में आता है, तो उसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। ह्यूमन लाइफ जो है लाइफ इंश्योरेंस पाते हैं। एनीवे, हम फंडामेंटल्स में जाएंगे। इसमें दोनों का फंडामेंटल एक है, उसका जो बेसिक्स है दोनों का एक है, तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस। देखिए, हम जब सोसाइटी में जीवन बिताते हैं, हम चारों तरफ क्या क्या देखते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक हो गया, कहीं पे स्टैम्पेड हो गया, कहीं पे आग लग गया। तो इस तरह का जो चीज हम चारों तरफ देखते हैं, तब ये जो इवेंट, ये जो घटना सब घटता है, तो उसमें से दो चीज हमारा चीज में मतलब कंक्लूजन ये होता है। पहली बात है, ये जिस तरह का जो भी इवेंट होता है, जो भी घटना घटता है, दुर्घटना जो भी घटता है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, इसकी वजह से एक फाइनेंशियल लॉस, इकोनॉमिकल लॉस होता है, दुख कष्ट होता है इसका। सो दो चीज, ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है और उसमें फाइनेंशियल लॉस, तो ये इंश्योरेंस का परव्यू का अंदर है। तो हम अगर देखेंगे, इतिहास देखेंगे, इंश्योरेंस का इतिहास क्या है, अगर इस तरह का देखते हैं, ये इंश्योरेंस का इतिहास बहुत पुराना है। मतलब बिफोर क्राइस्ट अगर हम देखेंगे, 3000 साल पहले क्राइस्ट जन्म होने का 3000 साल पहले जितना सब सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, तो वो सारे चीज को करते आ रहे हैं। ये आज नया चीज नहीं है, काफी पुराने चीज है। मतलब ये मान के चलिए 5000 साल पहले से ही कहीं ना कहीं ये सारे इस तरह का इंश्योरेंस का चीज, ये नाम इंश्योरेंस ना हो लेकिन उस तरह का अरेंजमेंट होता चले आ रहे हैं। जैसे बाबिलोनियन ट्रेडर्स जब भी ट्रेडिंग करते थे तब भी था। मतलब क्या होता है ट्रेडिंग, मतलब कोई शिपमेंट, मतलब कोई जहाज में कोई वस्तु जाता है एक जगह से दूसरा जाता है, क्या होता है भाई, कभी भी दुर्घटना घट सकता है, मतलब जल सकता है, डूब सकता है, खराब हो सकता है, कुछ भी हो, समुद्रिक तूफान वगैरह आता है। तो क्या होता था, उसमें एक सिस्टम था, उसको कहते हैं बटमनरी लोन। क्या होता है, मतलब सपोज उस समय जो ट्रेडर्स होते थे, वो सपोज कोई लेंडर, कोई जो पैसा देता था, मान लीजिए उनसे मतलब 100 रुपए के लोन लिए, उसके सामान वगैरह भेजने के लिए, शिपमेंट भेजने के लिए, तो मतलब सामान भेजने के लिए वो पैसा उन्होंने यूज, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल पैसा भी देते कि अगर रास्ते में कुछ दुर्घटना हो गया तो मैं एडिशनल पैसा दे रहा हूँ कि ये 100 रुपया मेरे को माफ तब होता था। तो वो इसलिए एक्स्ट्रा पैसा रहता था, मतलब एक तरह की इंश्योरेंस बोलिए, उस समय इसको इंश्योरेंस नहीं बोलते। तो ये जब सही सलामत वहां पे पहुंच गया, फिर जो 100 रुपया लेता था, उनका जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता वो सब देते थे, बट एक एडिशनल अमाउंट देते। अगर हमने देखेंगे पुरानी हमारा भारत की सभ्यता में देखेंगे, भरूच और सूरत, वो भी इस तरह का चीज होता था। मतलब इस तरह का जो भी होता था वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट देते, सिमिलर काइंड ऑफ। ये जैसे बेबीलोन वाले करते थे, सूरत वाले भी करते थे, इसलिए वो काफी पुराने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ग्रीक सभ्यता में ये चीज को दिखाई दिया था। एंड अब चाइनीज की बात करें, चाइनीज में तो वो अलग प्रकार की चीज करते थे। उनका जो रिवर होता था ना, वो काफी डेंजरस रिवर होता था। मतलब
मतलब रिवर हमेशा हिंसक होता था उनका, रिवर मतलब अनप्रडिक्टेबल, कभी तूफान आ जाता रिवर में भी, चाइना में। तो वो क्या करते थे, तो अपना एक ट्रेडर्स अपना सामान एक नौका में नहीं रखता था, वो अलग अलग नाव है, 10 नाव में सेपरेट सेपरेट रखता था। क्यों? अगर एक नया डब गया तो फिर 9, कम से कम 9 नया आपका नाव आपका सामान लेके वहां पहुंचेगा, जितना लॉस हुआ छोटा सा। तो वो अपना दिमाग लगा, अलग अलग हिसाब से दिमाग लगा। अभी हम आएंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस में, हम आएंगे, अब इसके इतिहास में भी आएंगे। इवन हमारा भारत की जो सभ्यता में जो जॉइंट फैमिली कल्चर है, एक घर में सारे भाई सारे परिवार इकट्ठे रहते थे, तो सबका पढ़ाई घर का टोटल कॉमन एक्सपेंडिचर से होता था, सबका कपड़ा सामान एक्सपेंडिचर से होता था। अगर उस परिवार में किसी का लॉस हो जाता था तो पूरा परिवार देखभाल करते थे, पूरा उनका परिवार को। तो मतलब जॉइंट फैमिली कल्चर एक तरह की इनडायरेक्टली एक प्रकार के सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस होता था, मतलब प्रोटेक्शन होता था। तो अभी क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, परिवार का हेड गया तो पूरा बीवी बच्चे रास्ते में आ जाएंगे, बाद उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो जाता था आज की डेट में। पहले जॉइंट फैमिली होता था, गांव में जॉइंट फैमिली कुटुंब का जो व्यवस्था होता था कि सब लोग, किसी का ऊपर अगर आपदा आता था सब लोग मिल जाते थे, सब लोग कंट्रीब्यूट कर देते थे, एक तरह की प्रोटेक्शन है ये। तो लेकिन आज का ज़माना पूरा अलग है, इसलिए इंश्योरेंस का उत्पत्ति हुआ। लेकिन ये जो इंश्योरेंस आज के ज़माने में जो इंश्योरेंस ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, उसको अगर स्ट्रेस बैक करेंगे तो देखेंगे ये लियोड कॉफ़ी हाउस, मतलब लंदन में ये प्रकार की मतलब शुरुआत हुआ, लियोड कॉफ़ी हाउस में शुरुआत हुआ। इन दिनों ब्रिटिश ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना ट्रेडिंग समुद्र के माध्यम से करता था ब्रिटिश, तो काफ़ी उसका वर्चस्व था। तो इसलिए लंदन से, इंग्लैंड से काफ़ी शिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता था। तो वहाँ पे ये एक घटना ऐसा हुआ कि वहाँ का एक सीजन में जब अपना हाउ बोट का जो ओनर, शिप का जो ओनर, जहाज का जो ओनर होते हैं, वो सब इकट्ठे बैठते कॉफ़ी पी रहे थे वो कॉफ़ी हाउस में। तब वहाँ का वेटर, जो पुरानी काफ़ी 30-40 साल पुरानी वेटर, उन्होंने मजाक मजाक में बोल दिया, पता सेठ जी आप लोगों का किसका जहाज इस बार लौटेगा नहीं। वो मजाक मजाक में बोल दिया, लेकिन सबको लगा ये सही बोल, हमारे साथ हमेशा ये चीज़ हो रहा है। क्योंकि अगर किसी का उस समय समुद्र का जो पथ होता है उसमें से जब सामान वगैरह अलग अलग देश में जाता था, तब उसमें क्या होता था, एक समुद्र का बीच में कभी पिराइड्स जो जलदस्यु होते हैं वो कभी कभी लूट लेते थे सारे सामान। दूसरा, समुद्र के झड़ होता था, साइक्लोन होता था समुद्र का अंदर, टर्मोइल होता था समुद्र का अंदर, उसमें भी डूब जाता था। एंड कभी कभी वो जहाज में आग लग जाता था, क्योंकि जो अल्कोहल वगैरह वो कंज्यूम करते थे उसमें कभी आग लग जाता था, पूरा सामान जल जाता था। तो इस तरह का लॉस होता है। एक जहाज अगर का साथ सामान चला जाए, ये काफ़ी, इट्स ए बिग लॉस, ह्यूज लॉस। तो वो जो जहाज का जो मालिक है वो पूरा बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो इसलिए तो सब लोग मिल करके डिसाइड किए, वो जहाज का जो ओनर लोग है, कि हम लोग ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे, अगर किसी का जहाज कैलकुलेट में डूब जाता है या वापस नहीं आता है, सब मिल करके एक जो फंड होगा उसी फंड से उसका जहाज वो वापस कैसे बना सके, खरीद सके, उसका व्यवस्था करेंगे, ताकि वो कभी बैंकक्रप्ट नहीं होगा। तब से शुरू हुआ इंश्योरेंस का ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टिविटी। तो इसलिए कहते हैं द मॉडर्न इंश्योरेंस है उसका शुरुआत लियोड कॉफी हाउस। तो इसलिए अमिकेबल सोसाइटी ऑफ परपेचुअल एश्योरेंस फाउंडेड इन 706 इन लंदन इज कंसिडर्ड टू द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड। ये इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसी तरह डेवलप हुआ। ये इंश्योरेंस मतलब जहाज का चीज़ तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक प्रकार की नॉन लाइफ का इंश्योरेंस है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको तैयार किया। फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी इसी तरह का हुआ, मतलब परिवार का कोई, किसी परिवार का हेड अगर चला जाता है, उसका परिवार चलेगा कि तो बाकी लोग मिल करके जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। अगर हमने देखेंगे इंडिया का अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो इंडिया में भी हमारा आ गया मॉडर्न इंश्योरेंस का अंदर हम देखेंगे द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उस समय ब्रिटिश का अंडर में था, लेकिन पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडिया में ऑपरेट किया। एंड जब हम देखेंगे हमारे इंडियन का खुद का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज कॉल्ड बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस।
फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, इट वाज फाउंडेड इन 1996 एंड इट इज स्टिल, अभी भी बिजनेस एनआईसी का चल रहा है। तो इस तरह हमारा इतिहास आप देखेंगे तो इस तरह का इंश्योरेंस का मतलब धीरे धीरे वर्ल्ड में और इंडिया में इस तरह का आया है। तो क्या हुआ ना, 1912 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक एक्ट हमारा पास हुआ था इन 1912, द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट एंड प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये 1912 में पास हुआ था। लेकिन बाद में, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का रूल था, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में वो थोड़ा सा खाप नहीं, ठीक से मिल नहीं रहा था। इसलिए हमारा इंडिया में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया, द इंश्योरेंस एक्ट 1938 करके एक बिल पास हुआ, लेजिस्लेशन पास, इंडियन एस्पेक्ट को रख करके बनाया गया उसको। तो अभी भी वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 उसी का जो रूल्स रेगुलेशन अभी भी चल रहा है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। सो द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज द फर्स्ट इंश्योरेंस एक्ट लेजिस्लेशन पास्ड इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो फिर क्या हुआ ना, उस समय इतना सारे कंपनी इंडिया का अंदर हो गए, इंश्योरेंस कंपनी एंड उस समय प्रोविडेंट फंड कंपनी, वो सारे इंश्योरेंस वगैरह चलाते थे। तो क्या हुआ ना, 1956 जब भारत का स्वाधीन हुआ, तो वो सारे कंपनी तकरीबन 170 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 75 प्रोविडेंट कंपनी सबको मिला मिला करके उसको नेशनलाइज की गई। उस समय सब नेशनलाइजेशन चल रहा था, जातीयकरण सब चल रहा था। तब सारे कंपनी को मिला करके एक कंपनी बना दिया गया, जिसको कहते हैं एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको सबको मालूम है एलआईसी। एलआईसी कब गठन हुआ? 1956। सो तब एलआईसी का गठन हुआ। फिर ये लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं बोला। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ नॉन लाइफ का भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब जो प्रॉपर्टीज इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फार्म इंश्योरेंस, ऑल दिस थिंग्स, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका भी नेशनलाइजेशन करके उसको कर दिया गया जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये हो गया 1972 एंड इसका 4 सब्सिडरीज भी बना दिया गया जीआईसी का। तो इस तरह का हमारा तब तक का इंश्योरेंस कंपनी का हिस्ट्री, लाइफ और नॉन लाइफ का। फिर क्या हुआ ना, 1993 में एक कमेटी बैठा, उसको कहते हैं मालहोत्रा कमेटी। मालहोत्रा बेसिकली एज ए प्रोमिनेंट पर्सन, जो कि उनको दायित्व दिया गया कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो इंडिया में चल रहा है उसका थोड़ा सा आप रिव्यू करिए कि कितना एफिशिएंट है इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी चल रहा है। जो एलआईसी चल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस में एक ही कंपनी है, बाकी वो जीआईसी चल रहा है, वो बस चारों सब्सिडरी के साथ चल रहा है, वो कितना एफिशिएंट है। तो मल्होत्रा कमेटी अपना सर्वे किया पूरा टीम को पकड़ के, एंड उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये अभी जो इंडिया का पॉपुलेशन है, जितना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होना चाहिए, ये सफिशिएंट काम कर नहीं पा रहा है। अभी इसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सपांशन हमें करना पड़ेगा। तो मल्होत्रा कमेटी 1993 में जो बैठा था वो उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में तो उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि नहीं, हमें मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी को चलाना पड़ेगा, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए बाहर से जो बड़े बड़े कंपनी हैं उनको भी बुलाना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिया का साथ मर्ज करके, इंडियन कंपनी का साथ मर्ज करके करें। और उसका साथ उनको रेगुलेट करने के लिए हमें एक अथॉरिटी करना पड़ेगा, जिसका नाम दिया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, जो कि 1999 में IRDA का गठन हुआ। फिर उसका नाम बाद में थोड़ा सा चेंज होके तो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके 2014 में उसका नाम का अमेंडमेंट किया गया, बस दोनों एक ही है। तो फिर IRDA का गठन हुआ, जैसे हमारा शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी का गठन हुआ है, बैंकर्स लोगों को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक हुआ है। तो उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए IRDA का फॉर्मेशन किया गया, और उसी फॉर्मेशन का अंदर फिर उन्होंने अलाउ किया कि फॉरेन कंपनी यहाँ पे आए। तो उस समय रिस्ट्रिक्शन था कि भाई फॉरेन कंपनी 24% से ज़्यादा स्टेक नहीं रख सकता है, ओनरशिप नहीं रख सकता है। इंडियन कंपनी 76-24 में गया। फिर बाद में फिर अमेंडमेंट हुआ, नहीं, फॉरेन कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स 49% तक
स्टेक रख सकते हैं, शेयर रख सकते हैं। इंडियन बाकी कंपनी 51% तक शेयर रखेंगे। तो इस तरह का अमेंडमेंट फिर 2015 में हुआ। तो उसी तरह का इंश्योरेंस कंपनी चला। एंड क्या हुआ ना, इंडिया का अंदर मोर देन 24 इंश्योरेंस कंपनी आ गया, क्योंकि हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह का 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आ गया, जैसे ईगन रेलिगेयर, अभिवा, बजाज एलियंज, भारत यक्षा, बिरला सन लाइफ, कनरा HSBC, DHFL, एक्साइड लाइफ, फ्यूचर जनरली, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, IDBI, इंडिया फास्ट, कोटक महिंद्रा, मैक्स लाइफ, PNB मेट लाइफ, रिलायंस निपन, सहारा वगैरह वगैरह। बट मैं आज के डेट में जो बात कर रहा हूँ 2026, ये है जुलाई 2026, इस बीच में काफ़ी उनका अंदर इंश्योरेंस कंपनी मर्ज हो चुका है। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग अपना जो पार्टनरशिप भी चेंज कर चुके हैं। तो ये पहले का नाम था 2000, जब शुरुआत हुआ था 2000, 2003, 2004 का मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का LIC के अलावा ये सारे कंपनियाँ हैं। एंड SBI लाइफ उसका अंदर से है। तो अभी अगर देखा जाए, अभी नंबर 1 में LIC आज, बिकॉज दिस द ओल्डेस्ट कंपनी, और सेकंड पोजीशन में SBI लाइफ आता है, फिर HDFC लाइफ वगैरह। तो अभी हमें आगे चलते हैं, इंश्योरेंस जो चीज़ कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखो। इसमें पहले इसको समझना पड़ेगा कि भाई एसेट क्या है। एसेट, मान लीजिए 3 प्रकार की एसेट आप समझ लीजिए। पहले होता है फिजिकल एसेट, जैसे कार हो गया, मोबाइल हो गया, बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, दीज आर फिजिकल एसेट, उसका वैल्यू है। एंड नॉन फिजिकल एसेट क्या होता है? आपका ब्रांड, अगर ब्रांड लॉस हो गया, आपका गुडविल लॉस हो गया, वो भी फाइनेंशियल लॉस, तो दैट इज ऑल्सो एसेट। पर्सनल एसेट क्या होता है? जैसे एक पर्सन का आंख हो गया, हाथ हो गया, लिम्स हो गया, आपका बॉडी पार्ट्स हो गया, अगर वो लॉस होता है, आपका भी लॉस होता है। तो ये सारे एसेट का अंदर जब कोई डैमेज होता है, कोई घटना घटता है, उसको पेरिल कहते हैं। दुर्घटना को पेरिल कहता है। आप याद रखिए, पेरिल मीन्स दुर्घटना, जिसमें इकोनॉमिकल लॉस होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई कैलामिटी हो गया, जैसा कोई अर्थक्वेक हो गया, ओके, उसको पेरिल कहते हैं, जिसमें लॉस होता है। रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। आप कहते हो कि हेलमेट पहन करके आप गाड़ी चलाओ। अगर मैं हेलमेट ना पहन के अभी भुवनेश्वर चला जाऊँ, जरूर क्या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा साथ टूट जाएगा? ऐसा नहीं है ना। लेकिन क्या गारंटी है मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा? अगर हेलमेट नहीं होगा तो मेरा सर लगेगा ज़मीन पे या गाड़ी में, तो मर जाऊंगा मैं वहीं पे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस को रिस्क कहते हैं, और जो घटना घटता है उसको पेरिल कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं पुलिंग ऑफ रिस्क। तो पुलिंग ऑफ रिस्क मतलब कि आप सबसे कलेक्ट करके पैसा लाओ, इकट्ठा रखो, जहां पे कुछ लॉस हुआ है उसमें से शेयर करो। तो उसको थोड़ा सा हम और बढ़िया से समझेंगे। सपोज एक गांव है, एक गांव में 1000 परिवार रहते हैं, और गांव मान लीजिए एक नदी का किनारे गांव है, और बड़ा नदी गांव का किनारे जाता है हमेशा। सब लोग, पूरा गांव वाले नदी के ऊपर डिपेंड, नदी में नहाने जाते हैं, नदी में मच्छी पकड़ते हैं, नदी का किनारे उन्होंने खेत बाड़ी सब कुछ करते हैं। मान लीजिए वो नदी का पूरा वो गांव नदी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक हिस्ट्री दिखाया गया कि गांव में जो नदी है, हर साल क्या कि वहाँ पे सांप रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि नदी का किनारे है। तो हर साल कोई ना कोई परिवार उसको सांप काटता है, उसका डेथ होता है। वो हमेशा हर साल का ऐसा ऐसा कुछ घटना है कि एक साल 2 साल में एक जन का ऐसा घटना घटता है। तो गांव का मुखिया सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अगर जो परिवार का मुखिया, जब घर का जो मेन मेंबर चला जाता है, उसका परिवार को बड़ा लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। उसको कोई इतना बड़ा रकम हम लोग पर्सनली कोई नहीं दे सकते। 1 लाख 2 लाख कौन दे सकता है? ना हमारे पास कहाँ संबल है। ऐसा काम करते हैं, सब लोग चलो, 1000 गांव वाले हैं, सब लोग 200-200 रुपया कलेक्ट करते हैं। 200-200 रुपया अगर कलेक्ट करेंगे, वहां पे क्या 2 लाख रुपया हो गया, वो फंड में रहेगा। अगर किसी परिवार का ऐसा कुछ घटना हो जाता है, पूरा पूरा उसको पैसा 1 लाख 2 लाख उसको फैमिली को पकड़ा दिया जाएगा, ताकि उसका परिवार का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिर ना जाए नीचे। कल हो सकता है कि किसी का परिवार में कुछ घटना घट जाए, तो इस तरह का हम मदद कर सकते हैं। तो ये एक तरह की, उसको कहते हैं पुलिंग। इसको, इस फिनोमिनन को कहते हैं पुलिंग।
₹200 करके सब लोग पूल कर दिए, मतलब आप ले आए, उसी पैसा को कल की डेट में जिसका साथ घटना हुआ उसको मदद के लिए दे दी। सो दिस इज कल, आई थिंक ये पुलिंग ऑफ रिस्क समझ पे सबको समझ में आ गया। तो इंश्योरेंस एक्चुअली इसी का ऊपर काम करता है, पुलिंग ऑफ रिस्क का ऊपर में इंश्योरेंस काम करता है। कभी भी कोई घटना घटता है, दुर्घटना होता है, तो उसमें लॉस होता है, एंड एसेट का लॉस होता है, मतलब इकोनॉमिकल लॉस होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए सब लोग मिल करके एक पुलिंग करते हैं, पैसा की पुलिंग करते हैं, उसी पैसा के जिसका साथ एक घटना घटा उसको शेयर करते हैं। सो इसी तरह इंश्योरेंस काम करता है। ये है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस हमारा बर्डन कैसे कम करता है उसको थोड़ा समझेंगे। इंश्योरेंस एक्चुअली हमारा जितना रिस्क का बर्डन है उसको कम करता है। जैसे प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क, मतलब क्या है कि जैसे मेरा दुकान में लग गया, आग लग गया, मेरा फ्लड में मेरा चला गया, बह गया मेरा फैक्ट्री, तो मेरा लॉस हुआ, उसको हमने असेस कर दिए। असेस करने के बाद जो भी लॉस हुआ उसको हमने कंपेंसेट कर सकते हैं, उसकी लिए जो भी कंट्रीब्यूशन सब लोग कर रहे हैं कर रहे हैं। तो ये एक जो प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क, मतलब जो रिस्क का जो बर्डन है, तो उसको इंश्योरेंस सपोर्ट करता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। अगर मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ तो मेरा जरूरी नहीं कि मेरा साथ आग लगेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या कोई साइक्लोन होगा मेरा फैक्ट्री टूट जाएगा, ऐसा ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है मेरा साथ कभी भी ऐसा चीज ना हो जिंदगी में, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैं दूसरों को देखा हूं। हो सकता है ये 1,000 में एक लोगों का हो या 500 में एक लोगों का हो, लेकिन हम लोग देखे हैं अब जिंदगी में, इसलिए हमें डर लगता है। वो जो डर लगता है ना, एक प्रकार के स्ट्रेस में आदमी जीता है। हो सकता है कल कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा हो सकता है कि मेरे पास वो मेरा साथ वो घटना ना घटे। मैं अगर इंश्योरेंस करता हूं, एक तो पीस ऑफ माइंड मिलता है, दूसरा अगर कुछ हो भी ना, फिर भी मैं कुछ पैसा सेट असाइड, कुछ पैसा रख सकता हूं। इसलिए हमारा जो होता है, जो इंश्योरेंस का पैसा होता है, एक पैसा इकट्ठे भी रहता है, उसमें इंश्योरेंस भी कवर होता है, कुछ पैसा इकट्ठे सेविंग हो जाता है, मतलब एक अमाउंट सेव हो जाता है, कल की डेट में वो काम में आता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो बिजनेसमैन होते हैं या जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, डेली कलेक्शन जो आते हैं उनको दे देते हैं, भाई 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ले जाओ। दैट इज कॉल्ड कीपिंग असाइड सम मनी फॉर द फ्यूचर। आज मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसमें से आज 1,000 रुपया प्रॉफिट है, मैं उसमें 200-500 रुपया दे रहा हूँ। आंख बंद कर इसीलिए दे रहा हूँ कि कल की डेट में अगर मेरा कोई छोटा सा टूट गया, सामान टूट गया, मेरा गैस खराब हो गया, मेरा कोई मशीन खराब हो गया, तो मैं इसको खरीद सकता हूँ। तो हो सकता है कि इंश्योरेंस रिलेटेड जो चीज़ें इतना बड़ा लॉस ना हो, कोई छोटा सा भी लॉस हो, तब भी मेरा पास पैसा रहेगा। उसको कहते हैं सेटिंग असाइड सम मनी फॉर द सेकेंडरी, लाइक टू कंपेंसेट माई बर्डन, जो स्ट्रेस टेंशन होता है फ्यूचर में, कुछ भी अगर घटना घटेगा तक उसको भी कवर कर सकूं। तो इसलिए इंश्योरेंस में जो मैं पैसा रखता हूं, तो ये एक तरह की मेरा जो एक्चुअल घटना घटता है उसके भी मेरे को एक प्रकार की वो जो प्राइमरी जो बर्डन होता है उसको भी उसमें राहत देता है, जो सेकेंडरी बर्डन है उससे भी मुझे राहत मिलता है। आई थिंक इस तरफ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया चीज़ ना। हम आगे बढ़ेंगे, हम इंश्योरेंस क्यों करते हैं, और थोड़ा हम डीप जाएंगे। देखिए, इंश्योरेंस हम ऐसे करते हैं कि जिंदगी में ऐसा कुछ चीज होता है जो कि कभी उसका लॉस आप कंपेंसेट अपने आप सारे चीज उठा नहीं सकते। देखो, अगर हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन है? जो रिस्क हमारा लाइफ में घट रहा है उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मेरे पास क्या ऑप्शन है? नंबर वन ऑप्शन है, मैं उसको रिस्क को मैं अवॉइड करूं। दूसरा ऑप्शन में रिस्क को धारण करूं। तीसरा ऑप्शन में रिस्क को रिड्यूस करूं। और तीन ऑप्शन मेरे पास है। रिस्क अवॉइडेंस मतलब क्या होता है? सपोज जैसे का कोरोना आ गया, कोरोना में हमें प्राइम मिनिस्टर बोले, अपील किए कि घर से मत निकलो, तो बिल्कुल रिस्क अवॉइडेंस है, अवॉइड ही कर लो, जा ही मत अगर हो सकता है तो। लेकिन वो कितना दिन, जितना दिन हो सकता है अवॉइड करो, इसको रिस्क अवॉइडेंस कहते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है?
कि भाई आप रिस्क रिडक्शन, मतलब आप बाहर निकलो, मतलब मास्क पहने निकलो, सैनिटाइजर लेकर निकलो, कोरोना किट पकड़ के जाओ, ये सारे तो एक तरह के रिस्क रिडक्शन है, मतलब जो रिस्क होता है कम हो जाएगा। ये दूसरा चीज है। तीसरा क्या होता है? रिस्क रिटेंशन, धारण कर लो रिस्क। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, कैसे मैं एग्जांपल दूँ, ऐसे मैं दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए एक जगह पे बारिश हो रहा है, मतलब आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक बारिश हो गया, आपने क्या किया, जहाँ पे शेड होता है, बस स्टॉप होता है, शेड होता है, वहाँ पे अपने खड़े हो गए, सोचा कि 10-15 मिनट में बारिश खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा घर। ओके। तो उसमें क्या होता है ना, अगर बारिश, यहाँ पे देखा कि मैं भी खड़ा हो गया, उसके साथ भी 10-15 लोग भी खड़े हो गए, बाइक ला करके नीचे खड़ा हो गए, बारिश हो रहा है, बारिश थोड़ा थम जाएगा तो चलेंगे, लेकिन बारिश पता चला कि 1 घंटा चल रहा है। लेकिन वहाँ पे जो यंगस्टर्स वो सह नहीं पाते इतना देर इंतजार करना, वो फिर मतलब विरक्त होकर क्या करते हैं, सीधा बाइक लेते हैं, कर करके चले जाते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा, घर में जाके कपड़ा बदल देंगे। लेकिन जो बुढ़े आदमी होते हैं, जिसका तबीयत खराब है, जो थोड़ा नाजुक है, वो नहीं निकलते, वो बारिश खत्म होने के बाद ही गाड़ी चलाते हैं। लेकिन कौन निकल गया? यंग पर्सन से, जो वो ठंडक बारिश को वो जो हजम कर सकता है या धारण कर सकता है, जो उसका अंदर उतना कैपेसिटी है कि उसको सह सकता है, बारिश का ठंडक को सह सकता है, उसको बुखार नहीं होगा, वो सोच के वो चला जाता है। जिसको कहते हैं रिटेंशन, रिस्क रिटेंशन, मतलब धारण करने की क्षमता। अगर किसका पास धारण करने की क्षमता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 प्रकार में क्या बोला, पहला है कि रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क को अवॉइड करो। दूसरा मैनेजमेंट क्या है रिस्क की, आप रिस्क को रिड्यूस करो। तीसरा क्या होता है? रिस्क रिटेंशन। वो तीनों के अलावा और क्या आपका पास है? रिस्क ट्रांसफर, रिस्क को ट्रांसफर कर लो। मतलब जिसके पास पैसा है, उन्होंने आप खोला, ओला उबर किसी को बुला दिया, कार को बुला दिया, वहाँ पे उसको भाई पैसा दिया, सीधा आराम से घर में पहुँच गया। अगर उसका पास मतलब वहाँ पे खड़ा हो तो, मतलब इसको दिस इज कॉल्ड रिस्क ट्रांसफर। मतलब मैं गिला किसको कर दिया? कार को कर दिया, या ओला उबर जो टैक्सी है उसको वो गिला हो गया, मैं अंदर घुस गया, पैसा दिया उसके लिए। दिस इज कॉल्ड। तो इंश्योरेंस एक तरह की रिस्क ट्रांसफर है, रिस्क को हमने कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, वो कंपनी को हम कहते हैं इंश्योरर। मैं क्योंकि इंश्योरेंस प्रपोज किया, मेरा कवरेज हो गया, उसको कहते हैं इंश्योर्ड। तो ये एक रिस्क रिस्क मैनेजमेंट करने का ये एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं रिस्क ट्रांसफर। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हो गया ना। हम आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजीज है, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, ये 2 टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना चाहिए। इंश्योरेंस मतलब क्या है? इंश्योरेंस मतलब है कि जो कभी घट सकता है, गारंटी नहीं है, कभी भी घट सकता है, उसको जो प्रोटेक्शन हम देते हैं, इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन देते हैं, उसको इंश्योरेंस कहते हैं। एश्योरेंस क्या होता है? जो जरूर घटेगा, जो निश्चित घटने वाला है, तो उसको एश्योरेंस। तो ये थोड़ा सा फर्क है, मतलब एक तरह की आप कह सकते हो, जैसे हमें डेथ होगा, जहाँ पे होल लाइफ कवरेज हम लेते हैं, तो मतलब जरूर मेरा डेथ होगा तो लास्ट में मेरे को सम एश्योर्ड मिलेगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दैट इज कमिंग अंडर इंश्योरेंस, हो सकता है ना भी हो सकता है, अगर हो गया तो मेरे को कंपनसेशन मिलेगा। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो इस तरह का हमने पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन इंश्योरेंस, मेरे ख्याल से हम लोग उसको काफ़ी फंडामेंटली हमें समझ में आ गया। पुलिंग ऑफ रिस्क हमें समझ में आ गया, ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस समझ में आ गया, आसेट हमें समझ में आ गया, रिस्क हमें समझ में आ गया, पेरिल हमें समझ में आ गया, बर्डन ऑफ रिस्क क्या है समझ में आ गया, फर्स्ट सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क भी समझ में आ गया, रिस्क मैनेजमेंट का जो तरीका हमें समझ में आ गया। ठीक है। एंड बाकी हमें समझ में आ गया पुलिंग ऑफ रिस्क क्या होता है, वो भी समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट चैप्टर, देन वी विल go to the second chapter. So be focused.